देखिए भैया, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे नाम से है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी जहाँ कहीं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखें आप, शुरुआत करते हैं हम विद्युत रसायन। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप नाम ही से समझ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी जहाँ कहीं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो उसे कहेंगे आप विद्युत रसायन। आम भाषा में कह सकते हैं विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण और उनके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण का मीन्स विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यानी हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, और इनके साथ साथ इन दोनों के मध्य हम इनके संबंध का अध्ययन करेंगे। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन में हम सीधे बात करेंगे सेल से, यानी विद्युत सेल से। विद्युत रसायन में जो हम डील करेंगे वो किससे करेंगे? सेल से, विद्युत सेल से। विद्युत सेल क्या करते हैं? विद्युत सेल वह युक्ति होती है या वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। यानी विद्युत सेल ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटनीय सेल। नंबर 2, गैल्वेनिक सेल। यानी विद्युत सेल ऐसी युक्ति हो गई, ऐसी डिवाइस हो गई जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जा सकती है। यानी विद्युत सेल को हम आमतौर पर जो यूज करते हैं हम टीवी के रिमोट, घड़ियों वाले सेल, बच्चों की गाड़ियों वाले सेल, उन सेलों को कहते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटनीय सेल। नंबर 2, गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। ध्यान से सुनें, विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते। इन सेलों में क्या होता है? ये सेल होते हैं, इन सेलों में हम बाह्य स्रोत के द्वारा विद्युत ऊर्जा सेल के अंदर प्रवाहित करते हैं, और जब हम विद्युत ऊर्जा सेल के अंदर प्रवाहित करते हैं तो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखना कैसे? सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल में हम बाह्य स्रोत से हम विद्युत ऊर्जा देंगे। बाह्य स्रोत से हमने जैसी ऊर्जा दी तो सेल के अंदर
कुछ केमिकल रिएक्शनें हुई, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यानी हम सेल में हमने विद्युत ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा देने से सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 गैल्वेनिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। गैल्वेनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन सेलों का उदाहरण है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल क्लास 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और या 2 नंबर में या 5 नंबर में इसकी संरचना और कार्यविधि आती है। ठीक है, सब हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। सेल बनाने से पहले हमें एक छोटी सी जानकारी जरूरी है इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? हिंदी में भी इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वे प्लेटें होती हैं या वे कुंडलियां होती हैं, ये वो तार होते हैं या वो छड़ें होते हैं जिनके द्वारा किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या निष्कासित की जाती है। इलेक्ट्रोड आपकी छड़ों के रूप में हो सकते हैं, आपकी प्लेटों के रूप में हो सकते हैं, आपके कुंडलियों के रूप में हो सकते हैं। इनके द्वारा हम किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं या निष्कासित कर सकते हैं। यानी हम विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा दे सकते हैं, विद्युत धारा दे सकते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड के द्वारा। इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका एनोड, एक होता है आपका कैथोड। आपने देखा होगा बैटरियों में, सेलों में 2 चिन्ह बने होते हैं, प्लस एक माइनस। बहुत से लोग कहते हैं प्लस एनोड होता है, माइनस कैथोड होता है, लेकिन हमारी ये अवधारणा है कि इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड वे होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया जहां होती है। एनोड वो होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कैथोड भी होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी अपचयन की क्रिया जहां होती है वो कहलाते हैं कैथोड। यानी इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी वहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी वहाँ अपचयन की क्रिया होती है। हमें गैल्वेनिक सेल का निर्माण करना है। गैल्वेनिक सेल 2 लोगों से मिलकर बना होता है, जिंक से और कॉपर से। जिंक मीन्स जस्ता, कॉपर मीन्स तार। गैल्वेनिक सेल 2 लोगों से मिलकर बना होता है, जिंक से और कॉपर से। जिंक और कॉपर में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिंक अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर की तुलना में जिंक की क्रियाशीलता कैसी होती है? अधिक होती है। जिंक यदि अधिक क्रियाशील है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी कौन सी क्रिया देगा? ये ऑक्सीकरण की। यानी जिंक किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। जब जिंक एनोड की तरह काम करेगा तो कॉपर किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह।
यानी हमें जिंक और कॉपर दोनों से मिलकर गैल्वेनिक सेल का निर्माण करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखें, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे हम? तो इलेक्ट्रोड बनाने की बिल्कुल सिंपल सी है मेथड है। क्या है? हमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है उसकी छड़ को, हमें जिस धातु किसका बनाना है? जिंक का, तो हम जिंक की छड़ लेंगे, इस छड़ को जिंक के ही लेयर में डुबो दो। हमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है उसकी छड़ दो, उसकी छड़ लेके उसी धातु के लेयर में उसे डुबो दो, तो उसका क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोड। हमें जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमने भैया जिंक की छड़ ली, देखो ये हमने ली जिंक की छड़। जिंक की छड़ ली और जिंक के ही विलयन में हमने डुबो दी। जिंक का विलयन लिया हमने, ये जिंक का विलयन है। जिंक का विलयन लिया हमने, जिंक सल्फेट। इसी प्रकार हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, इलेक्ट्रोड। अब हमें बनाना है कॉपर का इलेक्ट्रोड। कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम कॉपर की एक छड़ लेंगे, ये देखिए, यह कॉपर की छड़। कॉपर की छड़ को कॉपर के विलयन में हम डुबो देंगे। कॉपर की छड़, इस कॉपर की छड़ को हम किसमें? कॉपर के ही विलयन में डुबो देंगे। कॉपर का विलयन लिया हमने, कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमें दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। हमें सेल का निर्माण करना है तो हमें पता है जिंक और कॉपर में जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है। जिंक की क्रियाशीलता अधिक होगी यानी जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी। और किसका काम करेगी? एनोड का। तो ये जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक थी, जिंक की छड़ थी, कौन सी कंडीशन में थी? सॉलिड कंडीशन में थी। जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और जिंक की छड़ दो पार्ट में टूट गई, Zn2+ और इसमें से निकले इलेक्ट्रॉन। जिंक की छड़ ने ऑक्सीकरण का काम किया क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले, छड़ काय की अवस्था में थी? ठोस अवस्था में थी। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो दो पार्ट में टूटा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो Zn2+ है ये कहाँ चला जाएगा? विलयन। Zn2+ कहाँ चला गया? विलयन में, इसलिए इसे लिखेंगे हम एक्वस यानी जलीय। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ की ओर जाएंगे? ऑक्सीकरण है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे? कॉपर की छड़ की ओर। एक है दो मिनट, इन दोनों हमने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का विक्षेप पड़ता है। इसकी सुई मान लो 0 अवस्था में, जैसे कोई विद्युत धारा बहेगी तो इसकी सुई में क्या होगा? विक्षेप होगा। अब जिनकी छड़ में इलेक्ट्रॉन त्यागे यानी दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी? कॉपर की छड़ को, तो वही आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की छड़। अब कॉपर की छड़, कॉपर की छड़ धातु है, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करेगी क्योंकि धातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, ना कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। यानी अब कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेगी। अब ये तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिंक की छड़ से, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करेगा? तो आपको पता है कॉपर की छड़ में टूटी कॉपर सल्फेट के विलयन में, और कॉपर सल्फेट का विलयन टूटा होगा Cu2+ में और SO4 2- में। जो जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनका स्वागत करने के लिए कौन तैयार होगा? Cu2+।
क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, Cu2 प्लस पॉजिटिव होते हैं। तो जिंक की छड़ों से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को स्वागत करने के लिए तैयार होगा Cu2 प्लस। किस प्रकार स्वागत करेगा? Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना देगा? कॉपर, यानी यहाँ ये जमा होते जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए और कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो गए। तो क्या अभी ये सेल कंप्लीट है? ये सेल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट जब कंप्लीट होता है जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक जगह से दूसरी, यानी पूरे सर्किट में हो। यहाँ पर फ्लो कहाँ हो रहा? जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो रहा है, इसके फॉर्म में कॉपर सॉलिड बन के रूप में। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, जब कर ले। तो इस सर्किट को, परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें प्रयोग करते हैं लवण सेतु का। लवण सेतु, इसमें अक्रिय विद्युत अवघट, अक्रिय विद्युत अवघट KCl भरा होता है। इसके मुंह पर जेली होती है जिसका नाम होता है अगर अगर जेली। इसका काम क्या होता है? लवण सेतु का दोनों विलयनों के मध्य संपर्क स्थापित करता है और सर्किट को पूर्ण करता है। अब ये सर्किट पूरा हुआ, यानी जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए और कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हुआ। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में बह रहे हैं? ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगी? विद्युत धारा। ठीक है।